मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को पलवल के होटल मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता विधायकों को विधानसभा में अच्छे कार्यों के लिए भेजती है, लेकिन जब ये विधायक ही मर्यादा तोड़ने लगे तो वह अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद फिर से चुनाव होगा और लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का फिर मौका मिलेगा। ऐसे में लोगों को सोच समझकर अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। ये नगरी होटल की नगरी महाराजा सूरजमल जी की पत्नी महारानी किशोरी यहाँ की बेटी थी। उनके नाम को हम बड़े मान और सम्मान से यहाँ लेते हैं। मुझे इस बात की याद है कि उनके नाम से एक यहाँ प्राइवेट कॉलेज भी चलता था जो सरकार ने अडॉप्ट किया है, और उस कॉलेज का पुनरुत्थान करने के लिए हमने 20 करोड़ रुपए की राशि भी भेजी है। मित्रों, यह नगरी हरियाणा की एक पवित्र नगरी है। 84 कोस की यात्रा के अंतर्गत यह नगरी आती है। अपना इसका महत्व है, लेकिन राजधानी से दूर होने के कारण से कहिए या पिछली सरकारों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से इस इलाके का पिछड़ापन वो भी कम नहीं है। मैं जब पिछली बार इस विधानसभा की रैली करने के लिए आया था हसनपुर के क्षेत्र में, तब आपसे मिलना हुआ था। आज उसी कड़ी में दूसरी बार आपके बीच में आ रहा हूं। मित्रों, हम लोगों ने 4 साल पहले जब ये हरियाणा के सब लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी, उस समय एक भ्रष्ट सरकार को बदल करके एक ऐसी जिम्मेदार सरकार आप लोग लाए कि हम लोगों ने आने के बाद उनका जो पहले का राजपाट का तरीका था, जो लोगों को मंजूर नहीं था, भ्रष्टाचार का उस समय बोलबाला था, लोगों में एक निराशा फैली हुई थी, हमने आकर के उस राजपाट के तरीके को पलटा है। और पलटने के बाद आज आप लोगों को उस पिछली राज सरकार का और इस सरकार का जो फर्क है, जो भेद है, वो आपको मालूम हो रहा होगा। किस प्रकार से एक भ्रष्टाचार की सरकार, एक लूट खसोट की सरकार, जिसके उदाहरण हमारे पूर्व वक्ताओं ने दिए हैं, उसका अनुभव आपको आता था। कहीं कहीं जहां आज हमारे विधायक नहीं हैं, उन लोगों की पुरानी आदतें वो आज भी लगी हुई है। आज भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार के कारनामे वो करते रहते हैं। चाहे आपका होटल विधानसभा का विधायक हो, चाहे आपका पलवल विधानसभा का विधायक हो, और तो विधानसभा में भी जूते उठाने में ये कसर छोड़ते नहीं। विधानसभा में भी नहीं छोड़ते। विधानसभा एक लोगों की आस्था का ऐसा एक मंदिर होता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके वहां भेजते हैं और भेज करके उनसे अपेक्षा करते हैं कि कोई वहां जाकर के हमारे भले की बात करेंगे, कोई रचनात्मक काम करेंगे, लोगों के दुख दर्द को समाप्त करने के लिए बैठ करके विचार करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य इस बार आप लोगों ने देखा है, हमने विधानसभा में उसका एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया, और विधानसभा जब निंदा प्रस्ताव पारित करती है वो बहुत बड़ा सीरियस मामला होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस अड्डे को शहर से बाहर बनाकर उसके स्थान पर पार्क बनाने की शहरवासी की मांग को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने नौजवानों के लिए 4 स्टेडियम भी मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री ने शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाने के लिए आश्वासन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डिस्पेंसरी और अस्पताल का निर्माण, स्कूलों का विकास, स्कूलों के निर्माण जैसी घोषणाएं भी की। अब आपसे एक ही निवेदन है कि आप दोबारा से विचार करने का समय आ गया है। 1 साल के बाद आपको ये दोबारा से अवसर मिलेगा। आप लोगों को विचार करना है कि पिछली सरकारों के कारनामे ठीक थे,
आज के हमारे विधायकों के कारनामे ठीक हैं, या हम लोग आज की सरकार के हिसाब से अपने नए विधायक ला करके और दोबारा से जो चलती हुई सरकार है इसी को दोहराना है। हम लोग तो आपको अपील ही करेंगे, हम बताएंगे हमने 4 साल में क्या क्या किया है, उन्होंने 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में क्या क्या किया है, उनके कारनामे उनके सामने, हमारी उपलब्धियां हम आपके सामने। आखिर तो जो एक भाई भतीजावाद, जो एक पैतृक परंपरा, एक वंशवाद उन लोगों ने चला रखा था, हम लोग उससे कहीं कोसों दूर हैं, कहीं कोसों दूर हैं। उनका जो बाप होता है, बाप नेता है तो बेटा भी उतना ही बड़ा नेता बन करके पहले दिन से खड़ा हो जाता है। भाई भारतीय जनता पार्टी, इसमें इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के योगी जी हो, और चाहे हरियाणा का मनोहर लाल हो, है कोई खतरा नहीं है ना। लेकिन उनके यहां नाम लेना ठीक नहीं, दादा बेटा पोता सब लाइन में लग जाते हैं, और केवल वहीं तक नहीं, आने वाले भविष्य में भी कोई उनके घर में पैदा होता है तो उसके बारे में सोचने लग जाते हैं यही हमारा राजा होगा। इस प्रकार की परंपराएं भारतीय जनता पार्टी ने इसको तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई विश्वास नहीं है। योग्य व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति आगे आने चाहिए। आखिर हमारे इतने लाखों लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व जिम्मेदार आदमियों के हाथ में जाए। इस काम को हमने न केवल ऊपर से शुरू किया है, नीचे से भी शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा जब पंचायती राज सिस्टम आया, हमने कहा देखिए हम जो कर सकते हैं वहां से शुरू करेंगे। हम कर सकते हैं कि कानून बना करके हमारी पंचायतें पढ़ी लिखी पंचायतें होनी चाहिए, और इन पढ़ी लिखी पंचायतों को बढ़ाने के लिए हमने जो कानून बनाया उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। 45 दिन की लड़ाई के बाद हमने वो लड़ाई जीती, और न केवल हमने जीती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरियाणा ही नहीं बाकी प्रांतों को भी इससे सबक लेना चाहिए। प्रतिनिधि जो आए, पंच सरपंच आए, वो पढ़े लिखे आने चाहिए। काम अच्छा किया कि नहीं किया? और इसके कारण से आज जिम्मेवार लोग गांव-गांव में पंच सरपंच बनके खड़े हैं। अब कोई जबरदस्ती उनका अंगूठा नहीं लगवा सकता। पहले कोई भी केस बन जाता, कोई किसी की शिकायत हो जाती, डीसी के, तहसीलदार के, एसडीएम के ऑफिस में उनकी सुनवाई होती, या कहीं कोर्ट में जाते तो कहते बता नहीं जी हमारा तो अंगूठा लगवा लिया। अब कोई अंगूठा लगवा सकता है किसी का? कोई किसी का अंगूठा बिना पढ़े लगवा सकता है क्या? नहीं लगवा सकता। इसलिए गलत काम करने वालों के ऊपर भी एक लगाम लग गई कि जो काम करो ध्यान से पढ़ लिख के करो, गलत करोगे तो जेल के अंदर जाओगे, चाहे कोई भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्होंने कॉलेज बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जमीन नहीं मिल पाने के कारण वह मांग पूरी नहीं हुई। अब बडोली में जमीन मिल जाने पर कॉलेज बनाया जाएगा। हरियाणा सारा अपना है, हरियाणा सारा मेरा है, मेरा 2.5 करोड़ जनता का ये परिवार है। तो मुझे चिंता ऐसा नहीं जिन्होंने वोट दिया उनकी चिंता है, जिन्होंने वोट दिए हो या ना दिए हो, हमने सबका काम करना है, पूरे हरियाणा का काम करना है, बिना भेदभाव के करना है। हरियाणा मेरा परिवार है। हम लोगों ने बच्चियों की, लड़कियों की, छात्राओं की शिक्षा इसको देने के लिए तय किया। हरियाणा का कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जिसमें 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर, फिर अगला 20 किलोमीटर, इससे ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, ताकि किसी हमारी बहन बेटी को 10 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा ना करनी पड़े। 20 किलोमीटर 2 कॉलेज हैं, 10 इधर से उधर जाएगी, 10 इधर से इधर जाएगी, हो गया 20 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर की यात्रा तो अभी करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जितनी छात्राओं की संख्या चाहिए वो 20 किलोमीटर के अंदर ही एक कॉलेज चल सकता है, इससे पहले चल नहीं सकता। मैं पिछली बार आया था, यहाँ भी एक कॉलेज का अनाउंसमेंट करके गया था, लेकिन जिस जगह बताई गई थी वो जगह नहीं मिली है। और मैंने कहा है यहाँ के लोगों को कि दूसरे गांव में जहाँ कहीं जगह मिल जाए उस जगह का बताओ, ताकि उसको जगह को बदल करके आपका जो मंजूर किया हुआ कॉलेज है उसको भी जल्दी करा दें। अब हिंडोली गांव में जगह मिल गई है, वो बता रहे हैं क्लियर हो गया, वहाँ कॉलेज बनेगा। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन
अब ये तो घूमते रहते थे, चीजों को करते रहते थे। हमने पहले दिन कहा था कि हम हमारे कार्यकाल में 1000 से 2000 सीधी पेंशन करेंगे, और अभी 1 महीने बाद 1 नवंबर से सबकी पेंशन, बुजुर्गों की, विधवाओं की, या जो दिव्यांग बंधु हैं उनकी सबकी पेंशन 2000 रुपया पूरी मिलेगी, जो 1800 मिल रही है। मित्रों, बिजली, अभी बिजली एक ऐसा विषय है, हरियाणा के जितने ही मुख्यमंत्रियों ने दावा किया कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। 1998 में चौधरी बंसीलाल ने पूरी कोशिश की, सिर्फ 150 गांव में वो पूरी बिजली दे सके 24 घंटे, 150 गांव से ऊपर नहीं दे सके। और उन्होंने भी कई स्कीमें चलाई इसके लिए, कोई जमीन फ्री दे देगा, अपने यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा लेगा, अपना जो क्या होता है पावर हाउस लगवा लेगा, तो जहाँ पावर हाउस लगवाएगी उस गांव को बिजली देंगे। वो भी आधे लगातार बिजली तो ले रहे थे 24 घंटे, बिल उन्होंने भी ले दिए, उनकी भी खत्म हो गई। हमने आके कहा बिल सब दे दो, मीटर अपने बाहर लगवा लो, लाइनें हम ठीक कर देंगे, पिछले बकाया जुर्माना मत दो, पेनल्टी मत दो, जो आपका ओरिजिनल बिल है इकट्ठा दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो उसके 6, 8, 10 किस्तें बढ़ा देंगे। हम 2 साल तक किस्तें ले लेंगे उसकी। और फिर इतना ही नहीं, हमने कहा ये सब जो कर देगा उसका अगर 500 यूनिट तक का खर्चा है, वो जो 4.5 रुपया यूनिट होता था उसको भी घटा करके हम 2.5 रुपया कर देंगे, 2 रुपये यूनिट छोड़ देंगे। हमारी हमदर्दी है किसानों के साथ। पहले तो पानी, हमने टेल तक पानी पहुंचाया है। जिन नहरों में 25-25 साल से पानी नहीं आता था, ऐसी 300 टेल में हमने पानी पहुंचाया है। पानी वही है जितना पहले है, कोई और भर के नहीं आया। प्रबंधन ठीक किया है, जहाँ वेस्ट जाता था उस वेस्ट को ठीक किया है, जहाँ पानी नहीं चाहिए वहाँ से कम करके जहाँ पानी चाहिए वहाँ दिया है। हमने नहरें ठीक की हैं, नालियाँ ठीक की हैं, जो रजवाए हैं उनको ठीक किया है, और जहाँ पानी चोरी होता था उसको भी रोका है, तो इसलिए उन जगह पानी पहुँचा है। बात रही, एक पार्टी SYL का बड़ा गुणगान गाती है और दक्षिण हरियाणा में आके खूब करती है शोर, राजनीतिक मुद्दा लेके वो चलते हैं। पहली बात तो SYL का विषय 10 साल तक इन्होंने जो राष्ट्रपति के यहाँ जो इसका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इस नाते से रुका हुआ था, इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट जा करके अर्ली हियरिंग करके उसके ऊपर सुनवाई कराई, और सुनवाई कराने के बाद आज वो फैसला हो गया कि SYL बनेगी, हरियाणा को उसको पानी मिलेगा। लेकिन अभी पंजाब कुछ अड़ा हुआ है, कुछ हमारे कोर्ट का भी एक फैसला आना बाकी है, उस पर बातचीत चल रही है कैसा रास्ता निकले। मेरा कहना वो जब निकले सो निकले। उससे पहले हमने लखवार डैम का समझौता करके उसका 47% पानी, 800 क्यूसेक पानी वो हमको मिलेगा। इसी प्रकार रेणुका डैम, उसका पानी हमें भी मिलेगा, दिल्ली को मिलेगा। दिल्ली को जो हम ज़्यादा पानी दे रहे हैं वो हमारा बचेगा। जगह जगह के पानी की व्यवस्था है। हांसी बुटाना इसके हम पीछे लगे हुए हैं। रावी का पानी पंजाब और जम्मू कश्मीर को ज़्यादा मिल जाए तो शायद पंजाब थोड़ा SYL पर ढीला होकर के जल्दी हमको दे दे। तो ये सारे रीजन की हम लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। राजस्थान के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, कुछ उन्होंने हमें देना है पानी, कुछ हमने उनको देना है, तो एक समझौता करके उनके साथ भी हो जाए। आखिर पड़ोसी राज्य, वो भी तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने प्रदेश है। हमारी कोई युद्ध नहीं करना इसके लिए समझौते करके हमको सारे विषय निकालने हैं। इसलिए मित्रों, इन सब बातों पर आप लोगों को जागरूक रहना है, किसी के भ्रम में नहीं आना है। हम पानी की पूरी व्यवस्था, पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, और बाकी जितना उपयोग है, इंडस्ट्री को है या हाउसिंग को है, सारा उपयोग का पानी उनका पूरा करना, ये हम पूरा कर रहे हैं, और जहाँ कमी है उसको पूरा करेंगे। हमने किसानों को मुआवजा, जितना इस सरकार में मुआवजा दिया है किसी सरकार ने आज तक नहीं दिया। जो लोग जानते हैं वो हिसाब लगा के देख लें। और अब तो प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना जो लागू की है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ हमको हो रहा है। अभी भी जिनके नुकसान हुए हैं, जिन्होंने बीमा करा रखा है, उनको तो 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, 22,000 रुपया पैसा मिलेगा। जिनको बीमा नहीं हुआ जिनका, उनको आज भी 10,000 रुपया, 12,000 रुपया मिलेगा। तो हमारा आह्वान है, हर कोई अपना बीमा जरूर कराए ताकि पूरा पैसा मिल सके। थोड़ा सा पैसा जाता है 1 एकड़ पर, ज़्यादा नहीं जाता। शायद 1 मण बाजरा या 1 मण जीरी, इतना ही पैसा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। 1 मण तो हमने अपना जो गांव में हमारे लिए काम करते हैं ना, नाई, धोबी, तेली, खाते, हम 1-1 मण तो उनको दे देते हैं। तो ये 1 मण गेहूं का 1 एकड़ का हम बीमे के लिए क्यों ना निकालें?
बीमा हो जाएगा तो कुदरत के साथ जो हमारा द्वंद्व चलता है, लड़ाई चलती है, उसमें कहीं ना कहीं हमको राहत मिल जाएगी। कुदरत का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको ऊपर उठा दे और कब किसको नीचे गिरा दे। तो इस कुदरत के कहर से बचने के लिए ये भी बहुत जरूरी है, इसको हमको कराना चाहिए। मित्रों, एक काम इस जिले में हमने किया है, उसको जरूर बताऊंगा मैं। हमारे नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार रहते हैं, लेकिन उनको रोजगार मिले तो उनके कौशल का विकास ये जरूर होना चाहिए। तो कौशल के विकास के लिए हमने हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी बनाई, और वो यूनिवर्सिटी भी आप सब सौभाग्यशाली हैं, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो पलवल जिले में ही बनाई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला गांव में 100 कुछ एकड़ जमीन गांव के लोगों ने हमको दी है। वो यूनिवर्सिटी का वहाँ काम शुरू होने वाला है, प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास करेंगे, लेकिन उसकी क्लासें शुरू करवा दी हैं। हम गुड़गांव में उसका ऑफिस बना के हमने हरियाणा में कई जगह उसकी क्लासें शुरू करा दी हैं। और पिछले साल में कौशल विकास में बहुत से ट्रेंड युवक वो प्राइवेट नौकरियों में गए हैं। सरकारी नौकरियां ज़्यादा नहीं हैं, जितनी हैं वो हम दे रहे हैं पारदर्शिता तरीके से, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई में अगर पीछे रह गए तो उनको हुनर सीखना है, टैलेंट सीखना है, या तो अपना काम कर लें और नहीं तो प्राइवेट नौकरी कर लें। कोई रोजगार करेंगे तो अपने जीवन को, अपने परिवार को अच्छी प्रकार से उनका देखभाल कर सकेंगे, पालन पोषण करेंगे। ये एक बहुत जरूरी चीज़ है जो आपके पलवल जिले में हमने शुरू की है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन कि गरीबों के लिए क्या किया जा सकता है। गरीबों के मसीहा हैं, उनका कि हर गरीब परिवार इसका जो इलाज का खर्च है, चाहे वो सरकारी अस्पताल का है चाहे प्राइवेट अस्पताल का है, वो चाहे हरियाणा में इलाज कराए, चाहे यूपी में कराए, चाहे राजस्थान में कराए, चाहे दिल्ली में कराए, कहीं भी इलाज कराए, उस गरीब परिवार के लिए 5 लाख रुपए की सालाना व्यवस्था ये परिवार के लिए मुफ्त होगी। 5 लाख रुपए की व्यवस्था। आयुष्मान भारत, और ये स्कीम 4 दिन पहले 23 तारीख को, आज से 7 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च कर दी। तो 7 दिन के बाद अब हर एक अस्पताल में हम अपना वहाँ नंबर अपना दे करके और वहाँ अपनी पर्ची जरूर कटा लें, ताकि उस अस्पताल का खर्चा सीधा गवर्नमेंट देगी, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक जानकारी आपको देनी थी। एक अंतिम जानकारी, हमारे जो अनुसूचित जाति समाज, इसके लिए हमारे बजट में एक प्रोविजन होता है। हर एक विभाग इसके लिए 20% का पैसा अलग से खर्च करता है, जिसको हम SC कंपोनेंट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट। लेकिन हमने आके देखा कि शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट इसका कोई ध्यान नहीं रखता, कितना कहाँ खर्च हो गया, और इस खर्चे में यहाँ का वहाँ खर्च दिया, वहाँ का वहाँ कर दिया, वहाँ का वहाँ कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने आने के बाद अपने CM सेल में, जो हमारा CMO का सेल है, CMO के सेल में एक व्यक्ति लगा दिया, उसके साथ टीम लगा दी है कि हर एक विभाग की जानकारी लो कि वहाँ SC कंपोनेंट 20% शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए लगा के नहीं लगा। अगर वो अनुसूचित जाति के लिए नहीं लगा है, किसी कारण से रह गया है, तो अगले साल भी उसी में लगेगा और कहीं नहीं जाएगा, वो पैसा लैब से नहीं होने देंगे। तो इस प्रकार से हजारों करोड़ रुपया अनुसूचित जाति समाज का अभी सुरक्षित हो गया है कि इसको उन्हीं के इलाकों में, उन्हीं की बस्तियों में, उन्हीं के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, उन्हीं के घरों के लिए, सब उनके लिए खर्च किया जाएगा। 20% का बजट, इसकी व्यवस्था अलग से जो सरकार ने की हुई थी, हमने इसको सुनिश्चित कर दिया। एक सड़क है मारोली से मफी जलालपुर, इसको मंजूर किया जाता है। फिर एक वेटरनरी हॉस्पिटल बेंगल का वेटरनरी का हॉस्पिटल, ये इधर बैठे हैं लोग अपने। स्टेडियम बनाए हैं हमने, 4 स्टेडियम मंजूर किए हैं, कोराली गांव, लोहिना, औरंगाबाद और भिड़ुकी, इन 4 गांव के स्टेडियम नौजवानों के लिए ये मंजूर किए हैं। गुलावड़ में डिस्पेंसरी, इलाज के नाते से डिस्पेंसरी वहाँ जरूरी थी, तो गुलावड़ के लिए डिस्पेंसरी मंजूर की है। एक नंगला पिंगोड, इसका प्राइमरी स्कूल ये नया एक बनाया है। ऐसा ही तीगोट बड़ा गांव है, इसके पीने के पानी के लिए पाइपलाइन ये मंजूर की गई है। सड़कें बहीन से लोहिना और लोहिना से बंचारी, ये सड़कें 12 फुट से 22 फुट एकदम डबल ये चौड़ी हो जाएंगी, ताकि ट्रैफिक का आने जाने वालों का इसका लाभ हो जाए। फिर एक सड़क होडल रोड से अंदोर अली ब्राह्मण लाडका गांव, ये एक सड़क नई मंजूर की गई है। फिर नंगला इनायतपुर से
नाई नंगला गुलाबड़, ये भी एक सड़क नई मंजूर की है। विलेज गड़ी पट्टी का जो 10वीं का स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का अपग्रेड करने की योजना ये बनाई गई है। गोलवाड़ा से विजयगढ़ ये एक नई सड़क है। और इसी प्रकार जो एक बात आई है कि बस अड्डे के स्थान पर इस बस अड्डे को बाहर ले जाया जाए और बस अड्डे के स्थान पर एक पार्क बनाया जाए होटल वासियों के लिए, ये भी मंजूर किया जाता है। शुगर मिल की क्षमता, वैसे तो ये हमने पहले से लिखकर भेजा हुआ है। पलवल शुगर मिल, क्योंकि गन्ना ज़्यादा होने लग गया है और उसकी पेराई की क्षमता कम है, उस क्षमता को भी जितना ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उसके बढ़ाई की योजना बनाई जाएगी। एक बात आई रेलवे की, मैंने मंत्री जी को कहा कि रेलवे का काम तो आपका है, इनका नहीं, आपकी मदद चाहिए। तो मेरी मदद में एक तो रेलवे विभाग को मैं जोरदार बड़े ढंग से पत्र बना करके लिखूंगा कि EMU यहाँ रुकनी चाहिए। और दूसरा, मंत्री जी आप चाहेंगे तो आपके साथ मिल करके रेलवे मंत्री के पास जा करके बैठ करके करा के लाएंगे इसको, ये हमारा जिम्मा है। मित्रों, फिर भी कई बार कुछ काम ध्यान में नहीं आते हैं, तो जिसको मैं कहता हूँ भूल चूक लेनी देनी, और कोई काम बचे हों तो यहाँ के नेताओं को, खास करके सांसद को और बाकी यहाँ के जो नेता हैं उनको मैं ये एक योजना बता रहा हूँ। हसनपुर नगर पालिका और होडल शहर, इन दोनों में छोटे मोटे काम हो तो 5 करोड़ रुपए तो इन दोनों के लिए, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जितने गांव हैं छोटे मोटे काम कुछ बच गए हों, कोई गली नाली या पंचायत को कुछ देने हों तो 10 करोड़ रुपया गांव के लिए, ऐसे ये 15 करोड़ रुपया अतिरिक्त मंजूर किया जाता है। इस नाते से आपके इस क्षेत्र की जो पिछली जितने भी काम हैं उन पर काम चालू है, कुछ काम रह गए हैं कठिनाई वो उसको दूर करेंगे, और ये जितने काम आज मैंने बताए हैं और जितने पैसे आज बताए हैं जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बना के आप भेज देंगे, इन सब कामों को पूरा कराएंगे। उन्होंने बताया कि देश में आयुष्मान भारत योजना भी अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने शुरू की है। इस योजना से देश भर में करीब 55 करोड़ लोगों का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य सरकार का 60/140 की दर से अंशदान होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जाति गणना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को मिलेगा। इस योजना के तहत हर परिवार को 5 लाख का सालाना बीमा किया जाएगा, जिसकी वजह से छोटे और बड़े सभी प्रकार के अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। अर्थ प्रकाश टीवी से ताजा खबर पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।